तो चलिए, आज की चर्चा एक सीधे सवाल से शुरू करते हैं। क्या हमारी और आपकी मेहनत की कमाई पर हमारा जो हक है, वो खतरे में है? आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो सुनने में तो काफी तकनीकी लगता है, पर इसका असर हम सब की जेब और कह सकते हैं आजादी पर भी पड़ सकता है। विषय है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, यानी CBDC। हमारे पास जो सामग्री है, वो इसे किसी सुनहरे भविष्य के वादे की तरह नहीं देखती है, बल्कि एक डिजिटल बेड़ी या डिजिटल शैकल की तरह देखती है। तो आज हमारा मिशन है इस पहेली को सुलझाना। एक तरफ सरकारें कह रही हैं कि ये भविष्य है, सब कुछ आसान हो जाएगा। दूसरी तरफ ये स्रोत, ये इसे डिजिटल गुलामी की शुरुआत बता रहे हैं। तो सच इन दोनों के बीच में कहाँ छिपा है? और ये पहेली इसलिए भी सुलझानी जरूरी है क्योंकि ये कोई कोई दूर के भविष्य की कल्पना नहीं है। दुनिया के लगभग 90% सेंट्रल बैंक्स इस पर किसी न किसी रूप में काम कर रहे हैं। तो जो आधिकारिक कहानी हमें बताई जा रही है वो तो बहुत आकर्षक है। लेन देन तेज होंगे, भ्रष्टाचार, काले धन पर लगाम लगेगी और पूरी वित्तीय प्रणाली और आधुनिक हो जाएगी। लेकिन आज हम जिन स्रोतों का विश्लेषण कर रहे हैं वो हमें इस चमचमाती तस्वीर के पीछे झांकने को कहते हैं। वो एक बहुत बुनियादी सवाल पूछते हैं, इस सुविधा के बदले हम क्या कीमत चुकाने को तैयार हैं? ठीक है, तो चलिए एक एक करके पर्दे हटाते हैं। सबसे पहले उस आकर्षक कहानी को ही समझते हैं जो CBDC के पक्ष में कही जा रही है। कैशलेस समाज, हर लेन देन का हिसाब, कोई टैक्स चोरी नहीं। सुनने में तो ये किसी भी सरकार के लिए एक सपने जैसा लगता है, और शायद आम नागरिक के लिए भी, कि सब कुछ पारदर्शी हो। लेकिन यहीं पर हमारे स्रोत एक एक खतरे की घंटी बजाते हैं। वो कहते हैं नकद यानी कैश की सबसे बड़ी खूबी उसकी गुमनामी है, मतलब एनोनिमिटी। जब मैं आपको 500 रुपए का नोट देता हूं तो उसका कोई डिजिटल निशान नहीं बनता। वो हमारे और आपके बीच की बात रहती है। एक तरह से ये हमारी वित्तीय गोपनीयता की आखिरी दीवार है। बिल्कुल। और यहीं पर सीबीडीसी का सबसे बड़ा और कह सकते हैं बुनियादी फर्क सामने आता है। कई लोगों को लगता है कि ये वैसा ही डिजिटल पैसा है जैसा हम आज यूपीआई, डेबिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट से इस्तेमाल करते हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे भी पहले यही लगा था। लेकिन ये विश्लेषण इस गलत फहमी को तोड़ता है। ये सिर्फ डिजिटल नहीं है। यहाँ पर एक ऐसा आइडिया सामने आता है जो सुनने में साइंस फिक्शन जैसा लगता है, पर टेक्नोलॉजी आज मौजूद है। वो उसे कहते हैं प्रोग्रामेबल मनी। एक मिनट, प्रोग्रामेबल मनी, ये सुनने में ही बड़ा भारी भरकम लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब पैसा अब सिर्फ पैसा नहीं रहा, वो एक छोटा कंप्यूटर प्रोग्राम बन गया है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसका सीधा सा मतलब है कि पैसे के डीएनए के अंदर ही नियम लिखे जा सकते हैं। इसे जारी करने वाली संस्था यानी सेंट्रल बैंक ये तय कर सकती है कि वो पैसा कब खर्च होगा, कहाँ खर्च होगा और किन चीजों पर खर्च होगा। क्या? हाँ, आज जब आपका बैंक आपके यूपीआई लेन देन को देखता है तो वो ये देख सकता है कि पैसा कहाँ गया। प्रोग्रामेबल मनी में वो ये कंट्रोल कर सकता है कि पैसा कहाँ जा सकता है। और बस यही एक विचार उन सारी चिंताओं की जड़ है जिन्हें ये स्रोत उजागर करते हैं। ओके, यहाँ से बात अब वाकई दिलचस्प और सच कहूं तो थोड़ी डरावनी भी हो रही है। मतलब थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन असल जिंदगी में इसका क्या मतलब होगा? हमारे स्रोतों में इसे समझाने के लिए 2030 की दुनिया के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। हाँ, और वो उदाहरण आंखें खोलने वाले हैं। पहला और सबसे सरल उदाहरण है पैसे की एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट जैसे खाने की चीजों पर होती है? बिल्कुल। सोचिए, सरकार अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए कहती है कि आपके डिजिटल वॉलेट में जो 10,000 रुपए हैं वो सिर्फ 90 दिनों के लिए वैध हैं। अगर आपने उन्हें खर्च नहीं किया तो वो 91वें दिन अपने आप गायब हो जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? मतलब मेरे ही पैसे मेरे डिजिटल पर्स में रखे रखे खराब हो जाएंगे, जैसे फ्रिज में रखा फल सड़ जाता है। ये तो बचत यानी सेविंग्स के पूरे कॉन्सेप्ट को ही खत्म कर देगा। फिर लोग भविष्य के लिए, किसी इमरजेंसी के लिए पैसा कैसे बचाएंगे? यही तो सवाल है। तर्क ये दिया जाएगा कि इससे लोग खर्च करने के लिए प्रोत्साहित होंगे और अर्थव्यवस्था चलेगी। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि ये लोगों से उनकी मेहनत की कमाई पर से नियंत्रण छीन लेता है। और ये तो बस पहला उदाहरण है। दूसरा परिदृश्य इससे भी ज्यादा चिंताजनक है, और वो है खर्च पर पाबंदी। खर्च पर पाबंदी? इसका मतलब? इसका मतलब है कि आप सिर्फ कुछ अनुमोदित यानी अप्रूव्ड चीजों पर ही पैसा खर्च कर पाएंगे। मान लीजिए सरकार ग्रीन इकोनॉमी को बढ़ावा देना चाहती है, तो हो सकता है कि आपके डिजिटल रुपए सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों की चार्जिंग पर या ऑर्गेनिक सब्जियों पर ही खर्च हों।
अगर आप एक सामान्य पेट्रोल गाड़ी में पेट्रोल भरवाने की कोशिश करें तो ट्रांजैक्शन ही फेल हो जाएगा। शायद हाँ आपका ट्रांजैक्शन ही फेल हो जाए। अरे बाप रे। मतलब अगर मैं कोई ऐसी किताब खरीदना चाहूं जो सरकार की विचारधारा से मेल नहीं खाती, या किसी ऐसे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना चाहूं जिसे सरकार पसंद नहीं करती, तो मेरा पेमेंट ही ब्लॉक हो सकता है। ये कौन तय करेगा कि क्या अप्रूव्ड है और क्या नहीं? ठीक यही सवाल ये स्रोत भी उठाते हैं। ये नियंत्रण का एक ऐसा स्तर है जो आज के सिस्टम में संभव ही नहीं है। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाला दावा इन दस्तावेजों में किया गया है वो इन सबको जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाता है। वो है डिजिटल करेंसी का सोशल क्रेडिट स्कोर से जुड़ना। सोशल क्रेडिट स्कोर? ये तो हमने चीन के बारे में सुना है। ये वो सिस्टम है ना जहां आपके व्यवहार के आधार पर आपको पॉइंट्स मिलते हैं? हाँ वही। अब कल्पना कीजिए कि अगर आपने सोशल मीडिया पर सरकार की किसी नीति की आलोचना की या किसी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया और आपका सोशल स्कोर कम हो गया, तो सीबीडीसी सिस्टम के जरिए हो सकता है कि आपकी खर्च करने की सीमा अपने आप कम हो जाए। अच्छा। या शायद आपको सार्वजनिक परिवहन या कुछ सरकारी सेवाओं का इस्तेमाल करने से ही रोक दिया जाए। ये एक तरह से असहमति की वित्तीय सजा देने जैसा हुआ। इसी को ये स्रोत डिजिटल गुलामी की शुरुआत कहते हैं। एक ऐसी व्यवस्था जहां पैसा आपका है लेकिन उसका कंट्रोल पूरी तरह से किसी और के हाथ में है। सच कहूं तो ये सब सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा है। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा है। क्या ये सिर्फ डर और चिंता की बात है? क्या हम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं? कहीं ये सिर्फ एक साजिश का सिद्धांत तो नहीं, जैसा कि इन स्रोतों का लहजा कभी कभी लगता है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और अच्छी बात यह है कि ये स्रोत सिर्फ एक तरफा कहानी नहीं सुनाते। वे मानते हैं कि इन आशंकाओं के साथ साथ सरकारों के पास सीबीडीसी लाने के कुछ ठोस और जायज कारण भी है। ये सिर्फ लोगों पर नियंत्रण करने की बात नहीं है। हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। हाँ, ये जरूरी है। एक संतुलित नजरिया रखना जरूरी है। तो सरकारों के पास इसे लाने के लिए क्या अच्छे कारण हैं? वो हमें क्या फायदे गिना रहे हैं? सबसे बड़ा और स्पष्ट तर्क है टैक्स चोरी को रोकना। जब हर 1 रुपए का लेन देन डिजिटल रूप से दर्ज होगा तो किसी के लिए भी अपनी आय छिपाना या टैक्स की चोरी करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इससे देश का राजस्व बढ़ेगा जिसका इस्तेमाल विकास के कामों में हो सकता है। ये एक मजबूत तर्क है। दूसरा बड़ा कारण है मौद्रिक नीति को बेहतर तरीके से लागू करना। मौद्रिक नीति? ये थोड़ा भारी शब्द है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? आसान भाषा में ये अर्थव्यवस्था को संभालने का सेंट्रल बैंक का तरीका है। जैसे अगर देश में मंदी है और सरकार चाहती है कि लोग ज्यादा खर्च करें, तो आज ब्याज दरें कम करने जैसे उपाय किए जाते हैं जिनका असर होने में महीनों लगते हैं। सीबीडीसी के साथ सरकार शायद सीधे हर नागरिक के डिजिटल वॉलेट में एक निश्चित रकम डाल सकती है। अच्छा। और उस पर एक्सपायरी डेट भी लगा सकती है ताकि वो पैसा तुरंत अर्थव्यवस्था में आ जाए। तो ये आर्थिक प्रबंधन का एक बहुत शक्तिशाली टूल बन सकता है। अच्छा, तो ये सिर्फ नियंत्रण के बारे में नहीं है, बल्कि आर्थिक स्थिरता और प्रबंधन के बारे में भी है। ये बात समझ में आती है। बिल्कुल। लेकिन इन तर्कों के साथ ही ये विश्लेषण कुछ बहुत बड़े तकनीकी जोखिमों पर भी ध्यान दिलाता है। सोचिए, एक केंद्रीकृत लेजर यानी एक ऐसा सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम जहां देश के हर नागरिक का हर एक लेन देन का डेटा एक ही जगह पर रखा हो, ये साइबर हमलावरों के लिए कितना बड़ा, कितना आकर्षक निशाना होगा। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर वो सिस्टम हैक हो गया तो, या किसी तकनीकी खराबी की वजह से कुछ घंटों के लिए बंद हो गया तो पूरी अर्थव्यवस्था थम सकती है। इसे सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर कहते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग की सारी पानी की सप्लाई सिर्फ एक ही पाइप से आ रही हो। अगर वो एक पाइप फट गया, हाँ, तो पूरी बिल्डिंग में पानी बंद। हाँ, सीबीडीसी का एक केंद्रीकृत सिस्टम पूरी अर्थव्यवस्था के लिए कुछ ऐसा ही खतरा पैदा कर सकता है। अगर वो सिस्टम बैठ गया तो कोई भी कुछ खरीद या बेच नहीं पाएगा। नकद होने पर ही खतरा नहीं होता। अच्छा, तो ये तो बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। एक तरफ व्यक्तिगत आजादी पर खतरा, दूसरी तरफ पूरी अर्थव्यवस्था के ठप होने का तकनीकी खतरा। अगर सिस्टम सेंट्रलाइज्ड है, हैक हो सकता है और सरकार इसे कंट्रोल कर सकती है, तो फिर तो कोई भी इसे नहीं चाहेगा। क्या ये स्रोत सिर्फ समस्या बता के छोड़ देते हैं या कोई रास्ता भी दिखाते हैं? नहीं, वे सिर्फ समस्या नहीं बताते बल्कि समाधान की दिशा भी दिखाते हैं। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात सामने आती है, वो ये कि सीबीडीसी अपने आप में सिर्फ एक तकनीक है। वो ना तो अच्छी है और ना ही बुरी। वो एक चाकू की तरह है जिससे आप सब्जी भी काट सकते हैं और किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं।
असली फर्क इस बात से पड़ेगा कि इसे चलाने वाले नियम, कानून और नीतियां कैसी बनाई जाती हैं। तो इन जोखिमों से बचने के लिए क्या सुरक्षा उपाय सुझाए गए हैं? क्या सेफगार्ड्स हैं? इस विश्लेषण का कहना है कि इसका समाधान मजबूत शासन और निगरानी में छिपा है। सबसे पहले एक बहुत सख्त कानूनी ढांचे की जरूरत होगी जो नागरिकों के गोपनीयता के अधिकार की रक्षा करें। मतलब ये तय करना होगा कि सरकार किस हद तक और किन परिस्थितियों में किसी के लेन देन का डेटा देख सकती है। दूसरा, एक स्वतंत्र निगरानी संस्था होनी चाहिए जो सरकार से अलग हो और ये सुनिश्चित करे कि इस शक्ति का दुरुपयोग न हो। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए। नागरिकों को ये जानने का हक होना चाहिए कि सिस्टम के नियम क्या हैं और उनका डेटा कैसे इस्तेमाल हो रहा है। इन सुरक्षा उपायों के बिना वो सारी डरावनी भविष्यवाणियां सच हो सकती हैं। ठीक है, तो ये सब तो बड़े स्तर की बातें हो गई, कानून, नीतियां, निगरानी। लेकिन एक आम इंसान क्या करे जो हमारी इस चर्चा को सुन रहा है और इन संभावनाओं से चिंतित है? वो क्या कर सकता है? क्या हम बस बैठकर इंतजार करें कि ये सब हम पर लागू हो जाए? ये श्रोत हमें शक्तिहीन महसूस कराने के बजाय कुछ करने के लिए भी कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। और यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका उद्देश्य डराना नहीं, बल्कि जागरूक और तैयार करना है। जो लोग चिंतित हैं, उनके लिए कुछ साफ और व्यावहारिक कदम बताए गए हैं। सबसे पहला और बुनियादी कदम है वित्तीय साक्षरता, यानी इस विषय के बारे में जानना और समझना। CBDC क्या है, इसके फायदे नुकसान क्या हैं, और अपने वित्तीय अधिकारों को समझना। ज्ञान ही सबसे पहला और सबसे बड़ा बचाव है। ठीक है, जानना समझना पहला कदम हो गया। इसके बाद दूसरा सुझाव है अपने भुगतान के विकल्पों में विविधता लाना, यानी सिर्फ एक ही पेमेंट सिस्टम पर पूरी तरह से निर्भर ना हो जाना। ये स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि जहां तक संभव हो नकद का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। कैश का इस्तेमाल? हाँ, कैश का चलन में बने रहना ही वित्तीय गुमनामी को जिंदा रखने का एक तरीका है। और इसमें क्रिप्टो का भी जिक्र है ना? क्या वो एक समाधान है? रखना तकनीकी रूप से मुश्किल हो सकता है और इस पे नियम कानून भी अभी साफ नहीं है। बिल्कुल। तो इसे एक विकल्प की तरह समझना है, रामबाण इलाज की तरह नहीं। सही बात है। और तीसरा कदम क्या है? तीसरा और शायद सबसे जरूरी कदम है एक नागरिक के तौर पर सक्रियता। चुपचाप बैठे न रहना। जब भी सरकार CBDC के डिजाइन पर कोई सार्वजनिक चर्चा करे या लोगों से राय मांगे, तो उसमें अपनी बात रखना, अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से, अपने सांसदों से इस बारे में सवाल पूछना। किसी भी डिजिटल करेंसी प्रोजेक्ट में गोपनीयता और पारदर्शिता की मांग करना। इन स्रोतों का साफ तर्क है कि नीतियां अक्सर जनता के दबाव से ही आकार लेती हैं। अगर लोग अपनी आज़ादी और गोपनीयता को लेकर आवाज नहीं उठाएंगे, तो शायद उसे बचाने के लिए कोई और भी आगे नहीं आएगा। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? हमने एक डिजिटल बेड़ी के डरावने विचार से शुरुआत की, फिर प्रोग्रामेबल मनी की गहराई को समझा कि कैसे हमारे पैसे में नियम लिखे जा सकते हैं। फिर हमने इसे सरकारों के व्यवहारिक कारणों और ज़रूरी सुरक्षा उपायों के साथ संतुलित किया, और अंत में देखा कि एक आम नागरिक के तौर पर हम क्या कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि इन स्रोतों का मुख्य संदेश डर फैलाना नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट समझ विकसित करना है, ताकि हम सब इस बड़े बदलाव के लिए तैयार रहें। बिल्कुल। ये सारी चर्चा हमें एक बहुत ही मौलिक सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। एक ऐसे भविष्य में जहां पैसे को प्रोग्राम किया जा सकता है, हमारी वित्तीय स्वतंत्रता का सोर्स कोड क्या होगा? क्या वो तकनीक होगी जो हमें नियंत्रित करेगी, या वो कानून होंगे जो हमारी रक्षा करेंगे, या फिर ये हमारी अपनी सतर्कता और जागरूकता होगी जो हमारी आज़ादी को परिभाषित करेगी? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को गंभीरता से सोचने की जरूरत है।